नमस्कार बच्चों, कैसे आप सभी। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके मास्टर रिवीजन क्लास में। और अब मैं लेके हूं आपके लिए एक नया चैप्टर, औद्योगिकरण का युग। पूरे चैप्टर को हमारी पूरी टीचर्स की टीम ने पॉइंट टू पॉइंट कन्वर्ट कर लिया है। जैसा आप देख सकते हो, बिल्कुल टॉपिक वाइज है कि कौन से टॉपिक में हमें किन किन पॉइंट्स को स्टडी करना है, किन किन पॉइंट्स पे ध्यान देना है, किन किन पॉइंट्स को याद करना है। उन सभी को पॉइंट टू पॉइंट कन्वर्ट कर लिया गया है। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको याद क्या करना है और किसको साइड करना है, किन टॉपिकों को आपको नहीं पढ़ना है। हर टॉपिक को कवर किया गया है, 100% कंटेंट है, कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं गया है। तो वीडियो सबके लिए है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आपका बहुत जल्दी सिलेबस पूरा करवा दूंगा, और अगर आपने सब कुछ पढ़ रखा है तो भी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इसमें पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, तो हमें याद करने में आसानी होगी। और 100% कंटेंट है तो कोई टॉपिक आपका छूटेगा भी नहीं। तो चलिए बच्चों, एक और चैप्टर के रिवीजन क्लास में स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है औद्योगिकरण का युग। चलिए बच्चों, यहां से स्टार्ट करते हैं अपना ये बेहतरीन चैप्टर। और पहला टॉपिक है आपका औद्योगिकरण युग का अर्थ क्या होता है। जो चैप्टर का नाम भी है ना, तो उसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या दोगे आप पेपर में। तो आप लिखोगे, जिस युग में हस्त निर्मित वस्तुएं बनाना कम हुई, यानी ऐसा युग जिसमें हाथ से बनी हुई वस्तुएं बनाना कम हो गया और उसकी जगह पर फैक्ट्री, मशीन एवं तकनीक का विकास हुआ। यानी एक ऐसा समय, एक ऐसा युग जब हाथ से बनी हुई चीजों का बनाना कम हो गया, उसकी जगह पर फैक्ट्री, मशीन और तकनीक का विकास हुआ। ऐसे युग को औद्योगिकरण युग कहा जाता है। ठीक है। नाउ अगला टॉपिक है औद्योगिक क्रांति से पूर्व, यानी जब औद्योगिक क्रांति नहीं आया था, जब औद्योगिकरण नहीं हुआ था, उस समय क्या हालात थे पूरे विश्व में। तो इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले, यानी जब फैक्ट्रियों की स्थापना नहीं हुई थी, उससे पहले भी इंग्लैंड और यूरोप जैसे देशों में अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। यानी जब फैक्ट्री वगैरह नहीं बने थे, जब फैक्ट्री का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, उससे पहले भी औद्योगिक उत्पादन होता था। और यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था, लोग घरों में उत्पादन करते थे। तो इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले, यानी औद्योगिकरण से पहले ही, अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। लेकिन यह उत्पादन फैक्ट्री वगैरह में नहीं होते थे, लोग अपने घरों में इसका उत्पादन करते थे। अनेक इतिहासकार औद्योगिकरण के इस चरण को आदि औद्योगिकरण कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि आदि औद्योगिकरण क्या है, तो आदि औद्योगिकरण और कुछ नहीं, औद्योगिकरण से पहले का समय है, जब औद्योगिकरण हुआ नहीं था, फैक्ट्री वगैरह लगी नहीं थी, उससे पहले का जो समय है उसे आदि औद्योगिकरण कहते हैं, जिसमें लोग जो थे अपने घरों पर सामान को बनाते थे, बड़े पैमाने पर उसका उत्पादन किया करते थे। विश्व व्यापार का विस्तार। फिर विश्व व्यापार का विस्तार कैसे हुआ, तो अगला टॉपिक आपका विश्व व्यापार का विस्तार, जिसमें पहला टॉपिक आप याद करोगे, शहरों में शहरी दस्तकारी जिसे अर्बन क्राफ्ट बोलते हैं, और व्यापारी गिल्ड्स जिसको ट्रेड गिल्ड्स बोलते थे, अत्यंत शक्तिशाली थे। अब ये लोग थे कौन, ये क्या करते थे। ये गिल्ड्स उत्पादकों के संगठक होते थे, यानी जो उत्पादन करते हैं ना, उनके ऑर्गेनाइजेशन हुआ करते थे, और उत्पादन पर नियंत्रण रखते थे कि कौन सी चीजों का उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में करना है। तो ये शहरी दस्तकारी या फिर व्यापारिक गिल्ड्स कहलाते थे। ये वो लोग थे जो कि उत्पादकों के संगठन थे, यानी ऑर्गेनाइजेशन थे, जो उत्पादन पर क्या प्रोडक्शन करना है उस पर नियंत्रण रखते थे और व्यवसाय में नए लोगों को आने से रोकते थे। इनका एक और काम था कि व्यवसाय में नए कंपटीटर ना आए, नए लोग ना आए। परिणाम स्वरूप नए व्यापारी गांव की ओर जाने लगे। अब जब किसी नए व्यक्ति को आप व्यापार में आने ही नहीं दोगे, तो मजबूर होकर जो नए व्यापारी थे वो गांव की तरफ जाने लगे, यानी वो अपना बिजनेस गांव में ज्यादा फैला रहे थे, क्योंकि ये जो अर्बन क्राफ्ट था और या व्यापारिक गिल्ड्स लोग थे, ये अधिकतर शहरों में पाए जाते थे। तो जब नए व्यापारियों को मौका नहीं दिया जाता था, तो ये गांव की तरफ शिफ्ट करते थे, गांव में अपना व्यापार ढूंढते थे। शासकों द्वारा एक विशिष्ट उत्पादन के लिए अलग अलग व्यापारिक गिल्ड्स को उत्पादन और व्यापारी के अधिकार दिए गए थे। अब जो शासक थे, उस समय कोई डेमोक्रेसी तो थी नहीं, लोकतंत्र तो था नहीं, तो जो शासक थे, राजा जो थे, उन्होंने अलग अलग चीजों के उत्पादन के लिए अलग अलग व्यापारिक गिल्ड्स बना रखे थे, जिसका काम यही था कि कौन सी चीजों का उत्पादन होना है, कितनी मात्रा में होना है, इस पर कंट्रोल करना। वे किसानों और कारीगरों को पैसा देते थे और उनसे अंतरराष्ट्रीय बाजार, इंटरनेशनल मार्केट के लिए उत्पादन कराते थे। इनका काम था ये किसानों को
और जो कारीगर थे उनको पैसे देते थे और उसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से उत्पादन कराते थे। विश्व व्यापार के विस्तार और दुनिया के विभिन्न भागों में उपनिवेश की स्थापना के कारण वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी थी। अब जैसे जैसे उपनिवेश फैला, उपनिवेश आपको याद होगा मैंने बताया था जब अंग्रेजों ने भारत पे शासन किया तो उसको भी उपनिवेश कहा जाता। तो उपनिवेश के स्थापना के कारण ही जब अंग्रेजों ने अलग अलग देशों पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया तो उपनिवेश बढ़ने के साथ ही वस्तुओं की मांग भी बढ़ने लगी। 17वीं और 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार ने अत्यंत तीव्र गति से विस्तार किया। अगर 17वीं और 18वीं सदी की बात करें तो विश्व व्यापार ने, यानी पूरे वर्ल्ड के व्यापार ने बहुत तेजी से प्रगति किया। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब किसानों और कारीगरों की आय पर्याप्त नहीं थी। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर जो गरीब किसान थे उनकी आय इतनी नहीं थी, इसलिए उन्होंने व्यापारियों द्वारा दिए गए प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया। तो उनकी मजबूरी थी कि जो व्यापारी ने उनको प्रस्ताव दिया है, सामान बनाने के लिए दिया है, उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। तो विश्व व्यापार का विस्तार कैसे हुआ उसके लिए आपको 3 पॉइंट याद रखना है। एक तो अर्बन क्राफ्ट और ट्रेड गिल्ड्स के बारे में पढ़ लेना। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में चीज़ों की मांग बढ़ने लगी जैसे जैसे उपनिवेश फैला। और तीसरा पढ़ लेना कि 17वीं 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार में अत्यंत तेजी आई, जिससे जो व्यापारी थे उनकी बात माननी पड़ी किसानों को, जो गरीब किसान थे। नौ अगला टॉपिक आपका आता है कि व्यवसायिक विनिमय की प्रणाली के रूप में आदि औद्योगिकरण, यानी आदि औद्योगिकरण आपको पहले पढ़ चुके हो। आदि औद्योगिकरण क्या था? औद्योगिकरण से पहले का समय। तो व्यवसाय विनिमय के प्रणाली के रूप में आदि औद्योगिकरण कैसा था? आदि औद्योगिक व्यवस्था व्यावसायिक आदान प्रदान का हिस्सा था। आदि औद्योगिक उत्पादन से प्राप्त आय ने कृषि के कारण किसानों की कम होती आय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी जो किसानों की आय जो कम थी, जो किसान थे वो जो गरीब थे, उनकी थोड़ी बहुत आय बढ़ पाई आदि औद्योगिकरण के कारण। दूसरा, इंग्लैंड का व्यापारी पहले स्टेपलर से ऊन खरीदता था और बाद में उसकी सूत काटने वाले जिसे स्पिनर को आपूर्ति करता था। जो इंग्लैंड के व्यापारी थे वो पहले स्टेपलर से ऊन खरीदते थे और सूत काटने वाले जिसको हम बोलते थे स्पिनर, उनको आपूर्ति करते थे, जो इंग्लैंड के व्यापारी थे। सूत काटने पर जो धागा मिलता था उसे बुनकरों, यानी पहले देखिए, पहले हमने स्टेपलर से क्या खरीदा? ऊन खरीदा। उस ऊन को हमने भेजा स्पिनर के पास जिसने उससे सूत को काटा और सूत से धागा मिलता था। अब इस धागे को हम बुनकर के पास भेजते थे। किसके पास? बुनकर के पास, जो फुलर्ज यानी वह व्यक्ति जो कपड़े को समेटता था। अब बुनकर ने कपड़े सिला, उसके बाद वो जाता था फुलर्स के पास। फुलर्स वो लोग थे जो कपड़े को समेटता था और फिर रंग साजो ड्रायर तक पहुंचता था, जो उन पर ड्रायर करते थे, रंग लगाते थे। तो ये स्टेप में बटे हुए थे। पहले स्टेपलर से ऊन खरीदना, उसके बाद स्पिनर के पास भेजना जो ऊन से सूत बनाएगा, फिर धागा जो मिल गया उसको बुनकर के पास भेजेंगे, बुनकर के काम होने के बाद फुलर्स के पास भेजेंगे, फुलर्स के बाद रंगसाजों के पास भेजेंगे जो उस पर कलर वगैरह करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने से पूर्व कपड़ों को फिनिशिंग लंदन में होती थी। अब उससे पहले कि उसे इंटरनेशनल लेवल पे बेचा जाए, उसकी जो फिनिशिंग वगैरह होती थी वो लंदन में जाकर होती थी, जिसके परिणाम स्वरूप लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में पहचाने जाने लगा। अब क्योंकि सारा माल जो है लंदन ही पहुंचता था, वहां पर जाके हर चीज की फिनिशिंग होती थी, इसलिए लंदन को फिनिशिंग सेंटर के नाम से भी जाना जाता था। आदि औद्योगिक व्यवस्था व्यावसायिक आदान प्रदान के नेटवर्क का हिस्सा थी। उत्पादन के प्रत्येक चरण में प्रत्येक सौदागर 10-20 से 25 मजदूरों से काम करवाता था। यानी हर एक स्टेप में, चाहे हम स्टेपलर की बात करें, स्पिनर की बात करें, बुनकर की बात करें, फुलर्स की बात करें, ड्रायर्स की बात करें, तो उत्पादन के हर एक स्तर पर 20 से 25 मजदूर एक साथ काम किया करते थे। वस्तुओं का उत्पादन कारखानों के स्थान पर घरों में होता था। जैसे मैंने आपको बताया आदि औद्योगिकरण के बारे में पढ़ रहे हो आप, यानी वह समय जब फैक्ट्री वगैरह नहीं लगी थी, तो उस समय वस्तुओं का उत्पादन जो था वो कारखानों के स्थान पर घरों में किया जाता था। ये सभी चीजें घर में होते थे, कोई फैक्ट्री वगैरह में नहीं होते थे। उसके बाद हुआ कारखानों का उदय, यानी अब आ गए हम लोग औद्योगिकरण के स्टेप में। ठीक है, अब आएंगे औद्योगिकरण के स्टेप में, यानी कारखानों का उदय होना शुरू हो जाएगा। इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुले। सबसे पहले कब खुले कारखाने? तो 1730 के दशक में इंग्लैंड में खुले थे कारखाने। लेकिन 18वीं शताब्दी के अंत में कारखानों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। इस समय कपड़ा उद्योग
प्रमुख उद्योग था। तो इंग्लैंड में बच्चों 1730 के दशक में कारखाने खुलने शुरू हुए और लगभग 100 सालों के अंदर ही बहुत ज्यादा फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ गई। और इस समय जो सबसे ज्यादा फैक्ट्री थी वो कॉटन टेक्सटाइल की थी, यानी कपड़ा उद्योग भी सबसे ज्यादा लगाया जाता था। 18वीं सदी में कई ऐसे आविष्कार हुआ जिन्होंने उत्पादन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण की कुशलता बढ़ा दी। अब वैज्ञानिक जो थे वो नए नए आविष्कार करने लगे, है ना। जब फैक्ट्रियां खुलेगी तो नए नए आविष्कार होंगे, मशीनरी बनेगी, तो ऐसे आविष्कार हुए जिसने उत्पादन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण की कुशलता बढ़ा दी, जिसमें कार्डिंग, ऐडना व कताई और लपेटना आदि शामिल है। यानी पहले जो काम बहुत वर्कर मिलकर करते थे, अब वो क्या होगा, मशीन द्वारा। जैसे कार्डिंग का काम हो गया, ट्विस्टिंग का काम हो गया, कताई का काम हो गया, लपेटने का काम हो गया। अब पहले हाथों से होता था, जब फैक्ट्री नहीं लगे थे ना, तब ये सभी चीजें हाथों से होता था, वर्कर्स करते थे। लेकिन अब मशीन करने लगे। क्लियर हो गया। रिचर्ड ऑकराइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सामने रखी। अब एक वैज्ञानिक थे या व्यवसायी बोलो आप, जिनका नाम था रिचर्ड ऑकराइट। इन्होंने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सामने रखी, यानी एक ऐसा मिल जिसमें कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ एक ही जगह पे हो जाए। कारखाने में सारी प्रक्रिया एक छत के नीचे और एक मालिक के हाथों में आ गई थी। यानी पहले जो जो अलग अलग जगहों पे होता था, जैसे मैंने आपको स्टेप बताया था ना, ये अलग अलग जगहों पे होता था। भाई स्टेपलर कहीं और हो रहा है, स्पिनर कहीं और हो रहा है, बुनकर कहीं और हो रहा है, उसके बाद फुलर्स कहीं और हो रहा है, रंग कहीं और हो रहा है। पहले ये अलग अलग, और फिनिशिंग इंग्लैंड में जाके होती थी। ये ना हो के अब सभी चीजें एक साथ होने लगी। इसको बोला गया सूती कपड़ा मिल, और इसकी शुरुआत की थी रिचर्ड ऑकराइट ने। इन्होंने कहा कि एक ही छत के नीचे हम सब कुछ एक ही साथ करेंगे। 19वीं सदी की शुरुआत में कारखाने इंग्लैंड के भूदृश्य का अभिन्न अंग बन गए थे। यानी 19वीं सदी के आते आते, यानी 100 साल के अंदर ही इंग्लैंड में हजारों लाखों की संख्या में कारखाने खुल गए थे। बहुत ज्यादा कारखानों की संख्या बढ़ गई थी। अब औद्योगिक परिवर्तन के रफ्तार, अब औद्योगिक जो परिवर्तन उसकी रफ्तार कैसे पकड़ी, तो 19वीं सदी में पकड़ेगी। देखिए, सूती उद्योग और कपास उद्योग ब्रिटेन के सबसे प्रगतिशील उद्योग थे। जैसे मैंने आपसे कहा था, मेनली जो उद्योग खुले थे वो कपड़ों के खुले थे। तो चाहे वो सूती उद्योग हो या कपास उद्योग हो, ये ब्रिटेन में सबसे शक्तिशाली उद्योग थे। तीव्र गति से बढ़ता हुआ कपड़ा उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। तो सबसे बड़ा उद्योग जो था, पूरे इंग्लैंड की बात करें, वो कपड़ा उद्योग था। कपड़ा उद्योग जो था वो सबसे बड़ा उद्योग था उस समय। इसके बाद लोहा और स्टील उद्योग आगे निकल गया। हालांकि बाद में लोहा और स्टील उद्योग भी आए, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा उद्योग जो था वो कपड़ा उद्योग था। मोस्टली इंग्लैंड में कपड़े उद्योग ही लगाए जाते थे। नए उद्योग परंपरागत उद्योग को इतनी आसानी से पीछे नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी भी जो नए उद्योग थे ना, वो परंपरागत उद्योगों को इतनी आसानी से पीछे नहीं कर सकते थे। 19वीं सदी के अंत में भी तकनीकी रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या कुल मजदूरों में 20% से ज्यादा नहीं थी। यानी जो नए उद्योग तो आ गए, नई फैक्ट्री तो आ गए, लेकिन वो परंपरागत उद्योगों को अब इतनी तेजी से हटा नहीं सकते थे। अभी भी अगर बात करें तो केवल 20% मजदूर जो थे वो फैक्ट्रियों में काम करते थे। बाकी सभी मजदूर जो थे वो अपने घरों में जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चल रहा था। तो नए उद्योगों ने परंपरागत उद्योग को इतनी आसानी से पीछे नहीं होने दिया। हालांकि फैक्ट्रियां खुल चुकी थे, लेकिन उनमें मजदूरों में काम करने वाले लोगों की कुल संख्या केवल 20% थी। बाकी 80% मजदूर अब भी पुराने तरीके से ही काम करते थे। कपड़ा उद्योग एक गतिशील उद्योग था। जैसे मैंने आपसे कहा था, कपड़ा उद्योग बहुत तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन उसके उत्पादन का बड़ा हिस्सा कारखानों में नहीं बल्कि घरेलू इकाइयों में होता था। अभी मैं कहूंगा, अभी भी भले ही कपड़े मिल वगैरह लग गया था, लेकिन अभी भी उसका अधिकतर भाग जो होता वो घरेलू इकाइयों में होता था। परंपरागत उद्योग में परिवर्तन की गति भाप से चलने वाली सूती और धातु उद्योगों से तय नहीं हो रही थी, लेकिन ये परंपरागत उद्योग पूरी तरह ठहराव की अवस्था में भी नहीं थे। खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग की बात करें, बिल्डिंग की बात करें, पोल्ट्री की बात करें, कांच के निर्माण की बात करें, चर्म शोधन की बात करें, आदि के उत्पादन जैसे गैर मशीनी क्षेत्रों में जो परिवर्तन हो रहे थे वे साधारण और छोटे छोटे आविष्कारों का ही परिणाम था। तो कपड़ा उद्योग में तो परिवर्तन हो रहा था, लेकिन अधिकतर उत्पादन अभी भी जो था वो घरेलू इकाइयों में हो रही थी। इसके अलावा अगर हम बात करें खाद्य संस्करण की, यानी फूड प्रोसेसिंग की, बिल्डिंग वगैरह बनाने की, पोल्ट्री वगैरह या कांच का काम वगैरह होता था, चर्म शोधन होता था, ये सब जो गैर मशीनी क्षेत्रों के जो परिवर्तन है ना,
उसमें जो परिवर्तन था वो छोटे छोटे आविष्कार, यानी छोटे छोटे आविष्कार हो रहे थे, छोटी छोटी फैक्ट्रियां बन रही थी उस समय यूरोप के अंदर। प्रौद्योगिकी परिवर्तन, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस धीरे धीरे हो रहे थे, यानी टेक्नोलॉजी में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा था। ये तीव्र गति से विश्व में नहीं फैल रहे थे। फैक्ट्रियां तो लग रही थी, लेकिन टेक्नोलॉजी जो थी वो इतनी तेजी से नहीं फैल रही थी, धीरे धीरे फैल रही थी। व्यापारी और उद्योगपति महंगी औद्योगिक तकनीकों का प्रयोग सतर्कता से कर रहे थे। अगर हम व्यापारियों की बात करें, उद्योगपतियों की बात करें, तो उनके लिए जो ये टेक्निक था वो महंगा था, तो वो इन टेक्निक को बहुत सतर्कता से प्रयोग कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि भाई नई टेक्निक आ गई, मशीन आप लगा लो, जल्दी से फैक्ट्रियों में लगा लो। वो बहुत सोच समझ के इसका प्रयोग कर रहे थे। जेम्स वॉट ने न्यू कॉमन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किए और 1871 ईस्वी में नए इंजन को पेटेंट करा दिया। इधर एक नया आविष्कार हुआ जो क्या था, जेम्स वॉट ने भाप के इंजन बनाए और भाप के इंजन में सुधार करके उन्होंने 1871 में से पेटेंट करा लिया। मैथ्यू बुल्टन ने इस नए भाप इंजन का मॉडल तैयार किया, परंतु अनेक वर्षों तक उन्हें कोई खरीदार ही नहीं मिला। 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में भाप के मात्र 321 इंजन थे। तो भाप के इंजन का आविष्कार तो हो गया था, लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में केवल 321 इंजन ही उपलब्ध थे। कहने का मतलब टेक्नोलॉजी तो बदल रही थी, लेकिन ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी बदलने बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहा था। ये परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा था। जो उद्योगपति थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो इन टेक्नोलॉजी का बहुत सोच समझ के इस्तेमाल कर रहे थे। अभी भी अधिकतर काम जो होते थे वो घरों में होते थे, फैक्ट्रियों में अभी भी 20% वर्कर्स ही काम करते थे, अधिकतर परिवर्तन घरों में होते थे। अगला टॉपिक आता है हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति। इस टॉपिक में केवल एक ही बात आपको याद करनी है, वो ये है कि ब्रिटेन में मानव श्रमिकों की कोई कमी नहीं थी। यानी उस समय जो बेरोजगार लोग थे ना बहुत ज्यादा थे, तो मानव श्रमिकों की कोई कमी नहीं थी ब्रिटेन में। गरीब किसान और बेकार लोग काम की या कामकाज की तलाश में बड़ी संख्या में शहरों में जाते थे। यानी रोजगार की तलाश में बहुत सारे लोग शहर जाते थे, तो वहां पर उस समय श्रमिकों की कोई कमी नहीं थी। अनेक उद्योगों में श्रमिकों की मांग मौसम के अनुसार थी। यानी कुछ ऐसे उद्योग थे जो मौसम के अनुसार, कुछ मौसम में श्रमिकों की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी और कुछ मौसम में श्रमिकों की मांग बिल्कुल भी नहीं होती थी। तो अनेक उद्योगों में श्रमिकों की जो मांग थी वो मौसम के अनुसार थी। तो इस टॉपिक में बस आपको यही याद करना है, ठीक है। नाउ, हस्तशिल्प और उत्पादों को प्राथमिकता। उस समय क्या था बच्चों, औद्योगिकरण से पहले क्या था, या औद्योगिकरण के समय के क्या हुआ कि हाथ से बने हुए जो उत्पाद होते थे ना, उसको बहुत प्राथमिकता देते थे, उसे बहुत वैल्यूबल समझते थे और बहुत कॉस्टली होता था वो। ऐसे अनेक उत्पाद होते थे जिनका निर्माण हस्तकारी के द्वारा ही संभव था। इसके लिए मशीन ज्ञान की अपेक्षा मानवीय कुशलता की आवश्यकता होती थी। तो ऐसे बहुत सारे काम थे जो हाथ से ही किया जा सकता था, मशीन से नहीं किया जा सकता था उस समय। महारानी विक्टोरिया के काल में ब्रिटेन में हस्तशिल्प उत्पादों की अपनी पहचान और महत्व थी। यानी हाथ से बनी हुई चीज़ों की जो पहचान थी, आइडेंटिटी थी, उसका इंपॉर्टेंस था, वो अलग था। उसे ज़्यादा वैल्यू दिया जाता था मार्केट के अंदर, वो ज़्यादा महंगा होता था। हस्तशिल्प उत्पादों को कुलीन एवं पूंजीपति वर्गों में उच्च मांग थी। मैंने अभी आपसे कहा हाथ से बनी हुई चीज़ों की मांग अधिकतर कौन लोग करते थे, जिन पे पैसा था, यानी कुलीन और जो पूंजीपति थे वो हस्तशिल्प उत्पादों की बहुत ज़्यादा डिमांड करते थे। इन वस्तुओं को बहुत ही कार्यकुशलता और बारीकी से डिजाइन एवं अलंकृत किया जाता था। तो महारानी विक्टोरिया के समय में हाथ से बनी हुई चीज़ों की मांग बहुत ज़्यादा थी, उसका कॉस्ट ज़्यादा था, लेकिन उसकी अलग अपनी एक पहचान थी। मशीनों से बनने वाले उत्पादों को उपनिवेशों में निर्यात किया जाता था, और जो मशीन से उत्पाद बनते थे उन्हें उपनिवेशों में, यानी भारत जैसे देशों में निर्यात किया जाता था, भेजा जाता। अफ्रीका, भारत, इन सब देशों में भेजा जाता था जो मशीन से बनती थी, जो सस्ती होती थी। जबकि हस्तशिल्प कला की बहुत ज़्यादा पहचान होती थी यूरोप के अंदर। उस समय मजदूरों की ज़िंदगी कैसी थी, जब औद्योगिकरण का युग आया तो मजदूरों की ज़िंदगी कैसी थी, तो इसमें आपको 5-6 पॉइंट याद करना है। कोई भी 5-6 पॉइंट याद कर लेना इनमें से। उस समय श्रमिकों का जीवन बहुत दयनीय था। नौकरी मिलने की संभावना और दोस्ती और जान पहचान पर निर्भर करती थी। यानी नौकरी मिलना इस बात पर निर्भर करती थी कि आपकी दोस्ती किसी से है या नहीं है, या जान पहचान कह सकते हैं, वो आज भी है ना, आज भी देखने को मिलता है। तो नौकरी की संभावना दोस्ती और जान पहचान पर निर्भर करती थी। रोजगार चाहने वाले लोगों को पूरे सप्ताह इंतजार करना पड़ता था। वे पुलों के नीचे और रैन बसेरों में रातें काटते थे। यानी रोजगार जो चाहने वाले लोग थे वो पूरी पूरी रात इंतजार करते थे, पूरे सप्ताह इंतजार करते थे, रेल के पुलों के नीचे सोते थे, रैन बसेरों में सोते थे। काम का समय समाप्त हो जाने के बाद गरीब पुनः सड़क पर आ जाते थे।
अधिकतर लोग शहर में ही कुछ काम ढूंढने की कोशिश करते थे, जो 19वीं सदी के मध्य तक भी आसान काम नहीं था। यानी बेरोजगारों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और लोग काम की तलाश में ढूंढते रहते थे। जैसे उनका काम पूरा हो जाता था तो फिर सड़कों पर आ गए, फिर दोबारा शुरू आपको काम ढूंढना पड़ेगा। 19वीं सदी की शुरुआत में वेतन में कुछ सुधार आया, लेकिन कीमतें तेजी से बढ़ी, तो मजदूरों की आय की वास्तविक मूल्य में भारी कमी आई। यानी मजदूरी तो बढ़ी, लेकिन चीज़ों की कीमत इतनी बढ़ गई कि उस समय सैलरी का कोई वैल्यू नहीं रहा। अब उन्हें वेतन तो पहले जितना मिलता था, लेकिन बढ़ती कीमतों के कारण अब वे उससे पहले उतनी चीज़ें खरीद नहीं सकते थे। भाई सैलरी तो ठीक हो गई उनकी, लेकिन चीज़ों की जो कॉस्ट था, उसकी जो कीमत थी, वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वो जितना पहले खरीद पाते थे वो बेचारे उतना भी नहीं खरीद पा रहे, इतनी ज़्यादा कीमत बढ़ गई थी उस समय। श्रमिकों की आय भी अपने काम के दिनों की संख्या पर निर्भर करता था कि आप कितने दिन काम कर रहे हो, उस हिसाब से सैलरी मिलती थी। 19वीं शताब्दी के मध्य में लगभग 10% शहरी आबादी की स्थिति बहुत खराब थी, मतलब बहुत ज़्यादा दयनीय हालत थी। तो इस टॉपिक में हमने जाना कि उस समय मजदूरों का जीवन कैसा था। उनकी हालत बहुत दयनीय था। नौकरी मिलना दोस्ती और जान पहचान पर निर्भर करता था। लोग सप्ताह भर इंतजार करते थे, रैन बसेरे में रहते थे। काम समाप्त हो जाने पर दोबारा सड़क पर आ जाते थे, दोबारा उनको नए सिरे से काम शुरू करना पड़ता था। वेतन में कुछ सुधार हुआ, लेकिन कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वेतन में सुधार होने के बावजूद भी उनके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ा। श्रमिकों की आय भी अपने काम के दिनों की संख्या पर निर्भर करती थी और 19वीं शताब्दी के मध्य तक लगभग 10% शहरी आबादी की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। प्रौद्योगिकी और रोजगार। प्रौद्योगिकी से रोजगार पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? जब प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी के आने से रोजगार पर क्या इम्पैक्ट पड़ा? तो बेरोजगारी के भय के कारण श्रमिक नए प्रौद्योगिकियों का विरोध करते थे। जो श्रमिक थे ना, जो कामों करते थे फैक्ट्री में, वो प्रौद्योगिकी का विरोध करते थे, टेक्नोलॉजी का विरोध करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि प्रौद्योगिकी आ जाएगी तो उनके जो श्रमिक है, यानी उनका जो रोजगार है, वो खतरे में आ जाएगा। जब ऊन उद्योगों में स्पिनिंग जेनी मशीन का उपयोग शुरू हुआ, तो जब ऊन उद्योगों में मशीन आया था उस समय, उसका नाम था स्पिनिंग जेनी, इसका उपयोग शुरू कर दिया फैक्ट्रियों ने, तो हाथ से ऊन काटने वाली महिलाओं ने इस मशीन का विरोध किया, क्योंकि अब उनका काम निकल गया। तो जब ऊन उद्योग में स्पिन जेनी नाम की मशीन लाई गई थी, तो तब वहां से हाथ से काटने वाली जो महिला थी, उन्होंने इस मशीन का विरोध किया, क्योंकि उनका जो रोजगार था वो छिन गया। 1840 के दशक के बाद शहरों में निर्माण की गतिविधियां तेजी से बढ़ी, लोगों के लिए रोजगार पैदा हुआ, सड़कों को चौड़ा किया गया, नए रेलवे स्टेशन बने, रेलवे लाइनों का विस्तार किया गया, नदियों के तटबंध बनाए गए और परिवहन उद्योग में काम करने वाले लोगों की संख्या 1840 के दशक में दोगुना और अगले 30 वर्षों में एक बार फिर से दोगुना हो गया। यानी रोजगार जो है वो एकदम से बढ़ा। जब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई, वैसे वैसे रोजगार के जो नए अवसर हैं, नए चीज़ें बनने लगी और इसमें रोजगार का अवसर भी बढ़े। लेकिन कहीं ना कहीं मशीन आने से जिन लोगों को डर था कि उनका जो रोजगार है वो छिन जाएगा, उन्होंने उसका विरोध भी किया। और कई जगह ऐसा हुआ टेक्नोलॉजी आने से, जैसे रेलवे स्टेशन, टेक्नोलॉजी आई तो रेलवे स्टेशन बने, रेलवे लाइनें बनी, तो कई जगह रोजगार बढ़े भी। ठीक है, तो एक जगह तो हमें देखने को मिला कि भी टेक्नोलॉजी आ जाने से लोगों ने उसका विरोध किया, क्योंकि उनको डर था कि भाई उनका रोजगार छिन जाएगा। लेकिन कुछ जगहों पर रोजगार के अवसर नए क्रिएट हुए टेक्नोलॉजी को आ जाने से। उपनिवेश में औद्योगिकरण। उपनिवेश मतलब भारत जैसे जो देश थे जो अंग्रेजों के कब्जे में थे, वहां पे औद्योगिकरण कैसा हुआ? तो ब्रिटिश उपनिवेशों की भांति भारत में भी औद्योगिकरण हुआ। यहाँ भी औद्योगिकरण हुआ, यहाँ भी कारखाना उद्योग के साथ साथ गैर मशीनी क्षेत्रों में विकास किया गया। तो भारत जैसे देशों में भी औद्योगिकरण का असर देखने को मिलता है। यहाँ भी औद्योगिकरण हुआ, यहाँ भी कारखाने लगाए गए, नए नए फैक्ट्रियां लगाई गई। भारतीय कपड़े का युग, और उसमें से एक आपको इंपॉर्टेंट याद करना है जो आपके बुक में दिया हुआ है, वो है भारतीय कपड़े का युग। ठीक है, भारतीय कपड़े का युग किसे कहते हैं और उसमें क्या हुआ था, ये आपको पढ़ना है। इसमें पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि मशीन उद्योगों से पूर्व अंतरराष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और सूती उत्पादों की प्रमुखता थी। यानी जब मशीन नहीं आए थे, मशीन उद्योगों से पूर्व, यानी जब मशीन नहीं आई थी ना, उस समय अंतरराष्ट्रीय मार्केट में भारत का जो कपड़ा था ना, खासकर जो रेशम और सूती कपड़े थे, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। अर्मीनिया और फारसी व्यापारी पंजाब से अफगानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया के रास्ते यहाँ तक वस्तुएं लेकर जाते थे। सूरत, मछलीपट्टनम और हुगली सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। उसमें 3 बंदरगाह का नाम याद कर लो, एक सूरत का नाम याद कर लो, एक मछलीपट्टनम का नाम याद कर लो और हुगली। ये सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह थे जिनका उपयोग व्यापार करने के लिए किया जाता था भारत में उस समय। इसी समय उद्योगपतियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव डाला कि वह ब्रिटिश कपड़ों को भारतीय बाजारों में भी बेचे।
यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी पर उद्योगपतियों ने, जो इस समय इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने प्रेशर डाला ईस्ट इंडिया कंपनी पर कि जो ब्रिटिश कपड़ों को, जो ब्रिटिश ने कपड़े बनाए, उनको भारतीय बाजारों में भी बेचा जाए, यानी मशीन से जो बने कपड़े उनको भारत में बेचा जाए। 1750 के दशक तक यूरोपीय कंपनियों के आगमन के साथ भारतीयों ने व्यापार पर अपना नियंत्रण खोना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे यूरोपीय कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना पैर पसार थी, वैसे वैसे भारतीयों ने व्यापार पर अपना नियंत्रण खो दिया, क्योंकि उन सारा नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अंडर में कर लिया। तो 1750 के दशक तक यूरोपीय कंपनियों के आगमन के साथ साथ, अंग्रेजों के आने के साथ साथ, भारतीय व्यापार के जो नियंत्रण थे वो खोना शुरू हो गया। यूरोपीय कंपनियों को स्थानीय अदालतों से कई रियायतें हासिल करने द्वारा शक्ति प्राप्त हो चुकी थी। अब जो यूरोपीय कंपनी थी, उनको स्थानीय अदालतों से कई प्रकार की रियायतें हासिल थी, क्योंकि भाई अदालत भी उन्हीं के कंट्रोल में थे, तो उनको कई प्रकार की रियायतें हासिल थी। कुछ कंपनियों को व्यापार के एकाधिकार का अधिकार मिला, यानी कुछ अदालत ने यह भी फैसला दिया कि कुछ कंपनियों को कि वो इस क्षेत्र में व्यापार कर सकते हैं, उन्हें एकाधिकार दे दिया, यानी उन्हीं को अधिकार दे दिया। कुछ कंपनियों को व्यापार के एकाधिकार का अधिकार मिला, यानी कुछ ऐसे इंडस्ट्री चुने गए जिसमें पूरी रूप से एक कंपनी को अधिकार दे दिया कि आप ही ये काम को करोगे। इसके परिणाम स्वरूप सूरत और हुगली जैसे पुराने बंदरगाह, जो मैंने अभी आपको नाम बताया था सूरत और हुगली, उस समय के जो पुराने बंदरगाह थे उसमें गिरावट आने लगी, और बॉम्बे और कलकत्ता जैसे नए बंदरगाहों पर उद्रव हुआ। तो जो पुराने बंदरगाह थे वहां पे चीजों की डिमांड कम होने लगी, क्योंकि जो पहले के रास्ते थे वो बंद होने लगे, क्योंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी नई चीजों को बना रही थी। उसकी जगह जो नए बंदरगाह बने जैसे बॉम्बे, कोलकाता, इस नए बंदरगाह पर डिमांड बढ़ गई थी, आवाजाही बढ़ गई थी लोगों की। यह परिवर्तन नई औपनिवेशिक शक्ति कॉलोनिकल पावर के विकास का संकेत था, और यह परिवर्तन बताता है किस प्रकार जब कॉलोनिकल पावर था, यानी अंग्रेज जो थे वो ज्यादा पावरफुल हो रहे थे, वो अपने तरीके से विकास कर रहे थे, अपनी कंपनियों का विकास कर रहे थे। नाउ आपसे पूछा जाएगा उस समय बुनकरों की क्या स्थिति थी। जो बुनकर थे औपनिवेशिक काल के दौरान, औद्योगिक युग के दौरान बुनकरों की स्थिति क्या थी, तो कम से कम 3 पॉइंट याद कर लीजिए। पहला, 1760 के दशक में यूरोप में बारीक भारतीय कपड़ों की मांग अधिक थी। मैंने अभी आपसे बोला था कि हाथ से बने हुए चीजों की मांग बहुत ज्यादा थी यूरोप में, तो 1760 के दशक में यूरोप में भी जो बारीक भारतीय कपड़े थे उसकी मांग बहुत ज्यादा थी, जो हाथ से बनते थे। इसलिए कंपनी भी भारत से होने वाले कपड़े के निर्यात को ही और फैलाना चाहती थी। तो इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी भी यही चाहती थी कि भारत से होने वाले जो कपड़े हैं उसका निर्यात किया जाए अधिक से अधिक। 1760 और 70 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्यात के लिए लगातार आपूर्ति आसानी से नहीं हो पाती थी। बुने हुए कपड़े को प्राप्त करने के लिए फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाल के साथ साथ स्थानीय व्यापारी से भी प्रतिस्पर्धा में रहते थे। तो 1760 से 1770 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी को आसानी से भारत के कपड़े, जो ये बारीक कपड़े थे ना, ये जो बारीक भारतीय कपड़े थे, वो आसानी से नहीं मिलता था। उसके लिए उनको कंपटीशन करना पड़ता था। कंपटीशन था फ्रांसीसियों से, डचों से, पुर्तगालों से, और जो स्थानीय व्यापारी थे उनसे कंपटीशन करना पड़ता था ईस्ट इंडिया कंपनी को उन कपड़ों को हासिल करने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सत्ता स्थापित हो जाने के बाद, लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर पूरी तरह से राजनीतिक सत्ता कायम कर लिया, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर पूरी तरह से राजनीतिक सत्ता कायम कर लिया, यानी भारत पर अधिकार कर लिया, उस जिसके व्यापार पर अपने एकाधिकार का दावा कर रही थी, तो अब वो क्या करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी को, डच को, पुर्तगालों को और स्थानीय व्यापारियों को मजबूर करती थी कि वो सारा कपड़ा केवल ईस्ट इंडिया को ही बेचे। फलस्वरूप उसने प्रतिस्पर्धा खत्म करने और रेशम से बनी वस्तुओं को नियमित आपूर्ति करने के लिए प्रतिबंध और नियंत्रण की एक नई व्यवस्था लागू करी। तो पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपटीशन करना पड़ता था फ्रांसीसियों से, डच से, पुर्तगालियों से, स्थानीय व्यापारियों से उस बारीक भारतीय कपड़ा को हासिल करने के लिए। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजनीतिक सत्ता स्थापित कर लिया तो ये खत्म हो गया, क्योंकि उसने पूरा एकाधिकार कर लिया भारत के ऊपर। तो अब वो मजबूर करने लगे स्थानीय व्यापारियों को भी या किसानों को कि रेशम से बनी वस्तुओं को केवल वही निर्यात कर सकती है, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही निर्यात कर सकती है। तो उसने एक तरह से कंपटीशन खत्म कर दिया। तो ये 3 बातें आपको याद करना है, ठीक है। तो एक तो बारीक भारतीय कपड़ों की मांग बहुत ज्यादा थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपटीशन करना पड़ता है इन सब चीजों से। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजनीतिक सत्ता स्थापित के लिए भारत में, तो फिर ये कंपटीशन खत्म हो गया। फिर वो मजबूर करने लगे सभी को कि सारा माल जो है वो उन्हीं को बेचे, ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचे। अगला आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है गुमाश्ता। गुमाश्ता क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुमाश्ता की नियुक्ति प्रारंभ कर दी। अब ये गुमाश्ता क्या था उस समय?
इन्हें कपड़ों की गुणवत्ता की जानकारी, बुनकरों पर निगरानी एवं तैयार माल को एकत्र करने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किया गया था। अब बच्चों ऐसा है, देखो हर अंग्रेज के पास इतना समय नहीं था या वो इतने जानकार नहीं थे भारतीय लोगों के बारे में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या गेम खेला, एक गुमाश्ता नियुक्त किया। गुमाश्ता कौन होते थे? तो गुमाश्ता वो पढ़े लिखे व्यक्ति थे जिनको ना जानकारी होती थी, कपड़ों की नॉलेज होता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, उनको सैलरी पे रख लिया कि भाई आप हमसे सैलरी लो और आपका काम है कपड़ों की गुणवत्ता चेक करना, कपड़ों की गुणवत्ता कैसी है, उसके बुनकरों की निगरानी की कौन क्या बना रहा है, उसको तैयार माल को एकत्र करना। इसके लिए उसने जो लोग चुने थे उसको गुमाश्ता कहते थे। ये वेतनभोगी कर्मचारी होते थे जिनको ईस्ट इंडिया कंपनी सैलरी देती थी और इसका काम होता था कपड़ों की गुणवत्ता की जानकारी रखना, बुनकरों की निगरानी रखना, तैयार माल को इकट्ठा करना। ये सब गुमाश्ता करते थे। नए गुमाश्ता का गांव से पुराना सामाजिक संबंध नहीं था। जो नए गुमाश्ता थे वो अलग अलग जगहों से आते थे, उनका गांव से कोई सामाजिक संबंध नहीं था। ये गांव में सिपाहियों व चपरासियों को लेकर आते थे और समय पर आपूर्ति ना होने पर बुनकरों को सजा देते थे। अब ये गुमाश्ता क्या करते थे, उन लोगों को सजा देते थे जो समय पर माल को तैयार नहीं करते थे। बुनकर ना तो कीमत पर मोल भाव कर सकते थे और ना ही किसी और को माल बेच सकते थे। गुमाश्ता को इतनी ज़्यादा अधिकार दे दिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि बुनकर चाहकर भी अपनी कीमत को नियंत्रित नहीं कर सकते थे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोल दिया कीमत, उसी कीमत पर उनको बेचना पड़ेगा। ये और उन्हीं को बेचना पड़ेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को ही बेचना पड़ेगा, किसी और को अपना माल नहीं बेच सकते थे। समझ लो भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, अंग्रेजों की कंपनी है। अब इन्होंने सोचा कि अगर हमारे अंग्रेज लोग इन कामों में लग जाएंगे तो बाकी काम कौन करेगा। तो इन्होंने बड़ा गेम खेला। इन्होंने क्या करा कि कुछ लोगों को ना वेतन पर रख लिया जिनको कपड़े की जानकारी होती थी और इन्हें कपड़ों की गुणवत्ता की जानकारी करनी पड़ती थी, बुनकरों की निगरानी, माल को इकट्ठा करना। इसके लिए उन्होंने जो लोग नियुक्त किए थे उसको गुमाश्ता कहते थे, इसको अधिकार दिए गए। अब ये गुमाश्ता को नए जगह पर भेजा गया जिनका गांव से कोई संबंध नहीं होता था। ये सिपाहियों को लेके जाते थे, चपरासियों को लेके जाते थे और अगर समय पर आपूर्ति नहीं करते थे बुनकर तो उनको सजा देते। बुनकर ना तो उनकी कीमत के साथ मोल भाव कर सकते थे और ना ही उन अपना माल किसी और को बेच सकते थे। इन्हीं को माल बेचना था जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुमाश्ता को भेजा था। कर्नाटक और बंगाल में बहुत सारे स्थानों पर बुनकर गांव छोड़कर चले गए। अब मजबूर में जो बुनकर थे वो गांव छोड़कर चले गए, उनको कीमत ही नहीं मिल रही थी। कई स्थानों पर कंपनी और इसके अफसरों का विरोध करते हुए गांव के व्यापारियों के साथ मिलकर बुनकरों ने बगावत कर दी। अब जब बहुत ज़्यादा शोषण किया गया बुनकरों का तो स्थानीय व्यापारियों के साथ मिलकर कई जगह बुनकरों ने बगावत कर दी तथा कुछ समय बाद बुनकर ऋण लौटाने से इनकार करने लगे और कई जगह ऐसा भी हुआ कि बुनकरों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को लोन वापस करने से मना कर दिया। तो गुमशुदा के वो लोग थे जो सैलरी लेते थे और बुनकरों की जानकारी, तैयार माल को इकट्ठा करना और कपड़ों की गुणवत्ता की जानकारी रखते थे। ठीक है, तो गुमशुदा के बारे में 3 पॉइंट आपको याद करके जाना है। भारत में मैनचेस्टर का आगमन, ये टॉपिक आता है। इसके अंदर क्या क्या पढ़ोगे? पहला 1811-12 में, पहले तो हम समझते हैं मैनचेस्टर इसका मतलब क्या है। 1811-12 में सूती माल का कुल निर्यात में भाग 33% था जो 1850-51 में केवल 3% रह गया। 19वीं सदी में इंग्लैंड में कपास उद्योग विकसित हुआ क्या कि 19वीं शताब्दी में ना इंग्लैंड में पहले कपास जो था वो बाहर से ले जाते थे वो लोग, लेकिन 19वीं सदी में इंग्लैंड में खुद कपास उद्योग विकसित होने लगा। उद्योगपतियों ने सरकार पर सूती वस्त्रों पर आयात शुल्क लगाने के लिए दबाव डाला। तो यहाँ के जो उद्योगपति थे उन्होंने सरकार पे दबाव डाला कि वो सूती वस्त्रों का आयात करे, उस पर आयात शुल्क लगाए, जिससे मैनचेस्टर अपना माल किसी भी प्रतिस्पर्धा का सामान किए बिना ब्रिटेन में बेच सके। अनेक भारतीय व्यापारों और बैंकर निर्यात व्यापार से सक्रिय एक्टिव थे। 1870 के दशक में इंग्लैंड से कपास का आयात भारतीय आयात के मूल्य का 50% से अधिक था। तो मैनचेस्टर की हम कहानी पढ़ेंगे। ये हुआ क्या था कि एक जगह थी, वहाँ पर उद्योगों का ना बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। तो 1811-12 ईस्वी में सूती माल का कुल निर्यात जो था वो 33% था, लेकिन यही 1850-51 में केवल 3% रह गया क्योंकि 19वीं सदी में इंग्लैंड में कपास का बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। तो उद्योगपतियों ने सरकार पर सूती वस्त्र पर आयात शुल्क लगाने के लिए दबाव डाला, जिससे मैनचेस्टर द्वारा अपना माल किसी भी प्रतिस्पर्धा का सामना किए बिना ब्रिटेन में बेच सके। तो मैनचेस्टर जो था वो अपना माल किसी भी कंपटीशन किए बिना अपना माल आसानी से ब्रिटेन में बेच सकता था क्योंकि उसकी कीमत बहुत कम थी। अनेक भारतीय व्यापारी और बैंकर निर्यात व्यापार में सक्रिय थे
1870 के दशक में इंग्लैंड से कपास का आयात भारतीय आयात के मूल्य का 50% ही रह गया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है भारत के मैनचेस्टर के आगमन में, ठीक है, कि क्या प्रभाव पड़ा था। नाउ भारतीय बुनकरों के समक्ष कौन कौन सी समस्या थी, भारतीय बुनकर थे उनके सामने क्या क्या समस्याएं थी। तो पहले इनका निर्यात बाजार कम हो गया था, स्थानीय बाजारों में मैनचेस्टर से बने वस्त्रों की अधिकता होने लगी थी, क्योंकि वो बनते थे मशीनों से। तो भारतीय बाजारों में मैनचेस्टर से बने वस्त्रों की अधिक मांग होने लगी, क्योंकि वे वस्त्र मशीनों द्वारा बनाए होते थे, जिसके कारण कम लागत होती थी। कम लागत होने के कारण ही भारतीय बुनकर इससे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे, जबकि भारतीय बुनकर हाथ से बनाते थे, उनका माल महंगा होता था। मैनचेस्टर से जो सामान आता था वो सस्ता होता था, क्योंकि वो मशीन से बनती थी। अमेरिकी गृह युद्ध के कारण अमेरिका से कपास का निर्यात बंद हो गया, तो ब्रिटेन भारत से कच्चे माल का आयात करने लगा था। भारत से कच्चे कपास के निर्यात में आई इस वृद्धि को उसकी कीमत में भी वृद्धि हुई। तो जब अमेरिका गृह युद्ध में फंस गया तो वहां से आने वाला कपास बंद हो गया, तो ब्रिटेन ने क्या करा, भारत से कच्चा माल लेना शुरू करा। तो जब भारत से कच्चा माल लेना शुरू करा कपास का, तो उसकी कीमत में वृद्धि हुई। भारतीय बुनकरों को उच्च कीमत पर कच्चा माल क्रय करना पड़ता था। अब भारतीय बुनकर को क्या करना पड़ता, वो कच्चा माल बहुत ऊंचे कीमत पर खरीदना पड़ता था, क्योंकि उसकी कीमत बढ़ गई थी अमेरिकी गृह युद्ध के कारण। तो जो एक बड़ी समस्या थी भारतीय बुनकरों के लिए। तो आपका अगर आपसे पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि भारतीय बुनकरों के समक्ष क्या क्या समस्याएं थी, तो आपको याद करना है कि इसका निर्यात बाजार कम हो गया था, स्थानीय बाजारों में मैनचेस्टर से बने वस्त्रों की अधिकता होने लगी थी, क्योंकि वो वस्त्र मशीन से बनते थे और मशीन से बनने के कारण उसकी लागत कम आती थी। कम लागत होने के कारण भारतीय बुनकर इससे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो हाथ से बनाते थे और उसकी कीमत ज़्यादा होती थी। अमेरिकी गृह युद्ध के कारण अमेरिका में कपास का आयात बंद हो गया, तो ब्रिटेन ने क्या करा, भारत से कच्चा माल लेना शुरू करा। और जब भारत से कच्चा माल लेना शुरू करा तो भारत के कच्चे माल का निर्यात में जो आई वृद्धि, उसकी कीमत ज़्यादा हो गई। जो कच्चा माल था भारत से जो ब्रिटेन खरीदा था उसकी कीमत बढ़ गई। भारतीय बुनकरों को उच्च कीमत पर कच्चा माल लेना पड़ता था, जो उनके लिए एक बड़ी समस्या थी। कारखानों का आना, अब हम बात करेंगे कि कारखाने आ चुके थे, तो कारखाने आने से क्या प्रभाव पड़ा। तो इसमें आपको क्या क्या पॉइंट याद करना है। पहला पॉइंट आपको याद करना है कि भारत में सर्वप्रथम कपास और जूट मिल लगे। अगर आपसे पूछा है ना भारत में सबसे पहले कौन से कारखाने लगे थे, तो कपास और जूट की मिलें स्थापना हुई थी। पहली कपास या कपड़ा मिल 1854 में बम्बई में स्थापित की गई थी, और पहली जूट मिल बंगाल में 1855 में। बस ये याद कर लेना, पहली कपास और कपड़ा मिल 1854 में मुंबई में लगाई गई थी, और पहला जूट मिल बंगाल में 1855 में लगाया गया था, ठीक है, ये जरूर याद कर लेना। उत्तरी भारत में एल्गिन मिल 1860 के दशक में कानपुर से शुरू की गई, और एक साल बाद अहमदाबाद की पहली कपड़ा मिल भी शुरू हो गई। तो ये डेट याद रखना कि भाई सर्वप्रथम कपास और जूट मिल स्थापित हुए थे 1854 में, 1855 में, 1860 में। 1874 ईस्वी तक मद्रास की पहली कताई और बुनाई मिल ने उत्पादन शुरू कर दिया था। इन उद्योगों में से अधिकांश भारतीय उद्यमी द्वारा स्थापित किए गए थे। अधिकतर जो मिल वगैरह लगाए थे वो भारतीय उद्यमी जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे इंडिया के, उन्होंने ही लगाए थे। तो कारखानों के आने में आपको पॉइंट याद करना है कि भारत में सर्वप्रथम कपास और जूट मिल लगाए गए थे। पहला कपास मिल जो लगाया गया था 1854 मुंबई में लगाया गया था, और पहला जूट मिल बंगाल में 1855 में लगाया गया। और उसके बाद एल्गिन मिल जो था 1860 में लगाया गया था कानपुर में। उसके एक साल बाद अहमदाबाद में भी कपड़ा मिल लगा दिया गया। 1874 में मद्रास की पहली कताई और बुनाई मिल स्थापित की गई थी। और ये सारे मिल लगा कौन रहा था, तो भारतीय उद्यमी जो थे, जो इंडिया के इंडस्ट्रीज थे बड़े बड़े, वो लगा रहे थे। अब ये उद्यमी कौन थे, ये इंडस्ट्रीज थे कौन, तो कुछ आपको उद्यमी के नाम याद कर लेना, जिन्होंने भारत को संवारा, रोजगार उपलब्ध कराया, बहुत योगदान है इनका भारत के बनाने में। तो प्रारंभिक उद्यमी कौन कौन थे, ठीक है, इंडस्ट्रीज कौन कौन थे। तो 18वीं सदी के अंत में अंग्रेज चीन को भारतीय अफीम का निर्यात करने लगे थे। इसके बदले में वे चीन से चाय खरीदते थे जो इंग्लैंड जाती थी। तो प्रारंभिक उद्यमी वो लोग थे। 18वीं सदी के अंत से अंग्रेज चीन को भारतीय अफीम का निर्यात करने लगे थे। तो जो पहले उद्यमी थे वो ये लोग थे जो चीन को भारतीय अफीम का निर्यात करने लगे थे, और इसके बदले में वो चीन से चाय खरीदते थे जो इंग्लैंड जाती थी, ठीक है। तो पहले उद्यमी ये थे। उसके बाद इस व्यापार में अनेक भारतीय कारोबारी सहायक के रूप में पहुंच गए थे। उनका कार्य उन्हें धन उपलब्ध करना, आपूर्ति सुनिश्चित करना तथा माल को जहाजों में लाद कर भेजना था। तो ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट आए इंडिया के अंदर, ऐसे इंडस्ट्रीज उत्पन्न हुए जो भारतीय कारोबारी के सहायक के रूप में पहुंच गए थे। उनका काम था धन को उपलब्ध करना, पैसे उपलब्ध कराना, आपूर्ति को सुनिश्चित करना इंग्लैंड के अंदर, और माल को जहाज़ों तक लाद कर भेजना।
लेकिन 19वीं शताब्दी के कुछ प्रसिद्ध उद्योगपतियों के नाम आपको याद करके जाने हैं, जो कि थे द्वारकानाथ टैगोर जी, और पेटिट नाम याद कर लेना आपको, दिनशा पेटिट। जमशेदपुर, इनका कौन नाम नहीं जानता, आप जमशेद जी टाटा याद कर लेना, जेएम टाटा बोलते हैं इनको शॉर्ट में, ठीक है, जेएम टाटा याद कर लोगे, जेएन टाटा, जेएन टाटा शॉर्ट में याद कर लेना। शिव नारायण बिरला, बिरला जी नाम जीडी बिरला बोलते हैं इनको शॉर्ट में, जीडी बिरला के दादा थे ये, शिव नारायण बिरला। और सेठ हुकुमचंद, ये प्राथमिक उद्यमी थे इंडिया के। द्वारकानाथ टैगोर ने 1830-40 के दशक में 6 संयुक्त स्टॉक कंपनियों की स्थापना की थी। तो पहली संयुक्त स्टॉक कंपनियों की स्थापना की थी द्वारकानाथ टैगोर जी ने 1830 से 40 के दशक में। वर्ष 1912 में जमशेदपुर में जेएन टाटा ने भारत में पहला लोहा और इस्पात संयंत्र निर्माण किया था। तो पहला लोहे का और इस्पात संयंत्र यानी कंपनी जो फैक्ट्री लगाई थी वो जमशेदपुर में लगा था, वो जेएन टाटा ने ही किया था। सेठ हुकुमचंद ने 1917 में कलकत्ता में पहली भारतीय जूट मिल की स्थापना, सबसे पहली भारतीय जूट मिल की स्थापना की थी सेठ हुकुमचंद जी ने 1917 में। तो ये भारत के पहले उद्यमी थे। अगर आपको पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट याद नहीं होता तो कोई बात नहीं, छोड़ देना, बट ये जरूर याद कर लेना, ठीक है। इनमें नाम याद कर लेना, जो नाम मैंने आपको बताया। जैसे पहला नाम आपको बताया द्वारकानाथ टैगोर जी, दीनशा पेटिट जी, जमशेदपुर नुरसवानी टाटा जी, शिव नारायण बिरला जी, जीडी बिरला के दादा सेठ हुकुमचंद थे, ये इनके नाम याद कर लेना, ठीक है। जिनमें द्वारकानाथ टैगोर जी ने 1830 से 40 के दशक में 6 संयुक्त स्टॉक कंपनियां बनाई थी। 1912 में जेएन टाटा ने भारत में पहला लोह इस्पात संयंत्र खोला था, और सेठ हुकुमचंद जी ने 1917 में कलकत्ता में पहला भारतीय जूट मिल स्थापना की थी। तो ये पहले उद्यमी थे भारत के अंदर। भारतीय व्यापारियों पर उपनिवेशिक सीमाएं। अब जो भारतीय व्यापारी थे उन पर औपनिवेशिक सीमाएं थी। औपनिवेशिक यानी अंग्रेजों ने कुछ काबू कर रखा था भारतीय व्यापारियों के ऊपर। इसमें क्या क्या पॉइंट याद करोगे? पहला, औपनिवेशिक शक्ति ने भारतीय व्यापार पर नियंत्रण हासिल करने के कारण भारतीय व्यापारियों के लिए व्यापार का क्षेत्र सीमित हो गया था। जब यहां पर अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने क्या करा, उन्होंने भारतीय व्यापार पर नियंत्रण करा, और भारतीय व्यापार पर नियंत्रण होने के कारण जो भारतीय व्यापारियों के लिए व्यापार का क्षेत्र सीमित हो गया, क्योंकि पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया था। भारतीय व्यापारियों को विनिर्मित वस्तुओं में यूरोप के साथ व्यापार करने की अनुमति नहीं थी। अब भारतीय व्यापारियों को कहा गया कि आप यूरोप के साथ व्यापार नहीं कर सकते। ईस्ट इंडिया कंपनी मजबूर किया भारतीय व्यापारियों को कि आप यूरोप के साथ व्यापार नहीं कर सकते, वो केवल हम करेंगे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। उन्हें केवल कच्चा माल, कपास, अफीम, गेहूं और नील को नियति करने की अनुमति दी गई थी। यानी भारतीय व्यापारियों को केवल इजाजत दी गई थी कि वो कच्चा माल, कपास, अफीम, गेहूं और नील इसका आप निर्यात कर सकते हो, इसकी छूट दी थी केवल उन्होंने, जिनकी अंग्रेजों को आवश्यकता थी। केवल इन्हीं चीजों के लिए उन्होंने भारतीय व्यापारियों को इजाजत दी थी, और बाकी चीजों के लिए सबने ईस्ट इंडिया कंपनी ने मना कर दिया भारतीय व्यापारियों को। प्रथम विश्व युद्ध तक यूरोपीय प्रतिनिधि एजेंसियों ने भारतीय उद्योगों को एक बड़े क्षेत्र को नियंत्रित किया। मतलब पहले विश्व युद्ध तक भारतीय एजेंसियों पर उन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनियों ने पूरी तरह से नियंत्रण कर रखा था। उसमें से कुछ वर्ड हिगलर्स एंड कंपनी, एंड्यूल यूल और जॉर्डिन स्किनर एंड कंपनी है। तो ये कंपनियों के नाम याद कर लेना अगर याद हो जाए तो, वरना छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब यह है कि भारतीय व्यापारियों पर उपनिवेशिक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने नियंत्रण कर रखा था। उन्हें भारतीय व्यापारी को कह दिया गया था कि आप यूरोप के साथ व्यापार नहीं कर सकते थे। केवल कुछ ही चीज़ों के लिए उनको छूट दी गई थी, जिसमें कच्चा माल, कपास, अफीम, गेहूं, नील पर था। केवल इन चीज़ों के लिए उनको छूट दी थी कि आप इन चीज़ों का जो है व्यापार कर सकते हो। ये एजेंसियां पूंजी जुटाती थी। ज़्यादातर मामलों में भारतीय विश्वकोष पूंजी उपलब्ध कराते थे, जबकि निवेश और व्यवसाय से संबंधित फैसले यूरोपीय एजेंसियां लेती थी। तो भारतीय व्यापारियों का काम था जो पूंजी है ना उसको उपलब्ध कराना। इनका बस यही काम था। भारतीय जो व्यापारी थे उनका काम था पूंजी को उपलब्ध कराना, जबकि उसको कहाँ पे निवेश करना है, कौन सा व्यवसाय खोलना है, इस पर सारा नियंत्रण जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का था, यूरोपीय एजेंसियां लेती थी। नौकरियों की खोज में श्रमिक, तो इसी आप पहले भी पढ़ चुके हो कि नौकरियों की खोज में श्रमिक कहाँ से कहाँ जाते थे। तो एक बार जल्दी पढ़ लेते हैं इसमें। कारखानों के विस्तार के साथ ही श्रमिकों की मांग में वृद्धि हुई। जैसे जैसे कारखाने बढ़े तो श्रमिकों की मांग बढ़ने लगी, तो एकदम याद हो जाएगा आपको।
गांव में कोई भी काम ना मिलने के कारण किसानों और कारीगरों ने काम की तलाश में औद्योगिक केंद्रों की ओर पलायन किया, यानी गांव के किसान शहर में चले गए। ये भी मैंने आपको बताया था। श्रमिकों ने मिलों में काम की आशा में बहुत दूर तक यात्राएं की। तो हम पढ़ चुके हैं पहले ही कि कारखानों के विस्तार के साथ श्रमिकों की मांग बढ़ी, तो गांव के जो लोग थे वो शहरों में चले गए काम की तलाश में। श्रमिकों ने मिलों में काम की तलाश में बहुत दूर तक यात्राएं गई। श्रमिकों को निम्नलिखित परेशानी हुई, लेकिन श्रमिकों को ना इन परेशानियों से गुजरना पड़ता था। पहला, नौकरी पाना हमेशा कठिन था, जो आज भी कठिन है। रोजगार चाहने वालों की संख्या रोजगार के मुकाबले बहुत ज़्यादा थी, अर्थात रोजगार चाहने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा थी और रोजगार की उपलब्ध जो थी वो कम थी, तो लोग बहुत ज़्यादा बेरोजगार थे। उद्योगपतियों ने नए मजदूरों को भर्ती करने के लिए जॉबर नियुक्त किया था। अब उद्योगपतियों ने क्या करा कि नए जो मजदूर हैं उनकी भर्ती के लिए जॉबर नियुक्त किया, यानी वो व्यक्ति जो दूसरे लोगों को जॉब देगा। जॉबर अपने गांव से जरूरतमंद लोगों को लाकर उन्हें रोजगार दिलाता था। अब जॉबर क्या करते थे, ये अपने गांव से अपने जान पहचान के लोग लाते थे, उनको रोजगार देते थे, बाकी लोगों को रोजगार नहीं देते थे। जॉबर जो था वो ताकतवर और मजबूत व्यक्ति बन गया था। वो बाद में सहायता के स्थान पर पैसे व तोहफों की मांग करने लगा और मजदूरों को नियंत्रित करने लगा। तो जॉबर जो थे वो मजबूत होते गए, वो घूस लेते थे जॉब दिलाने के नाम पर, तोहफे की मांग करते थे, मजदूरों पर नियंत्रण करते थे वो। ठीक है। नाउ, औद्योगिक विकास का अनूठापन। इस टॉपिक में आपको 2-3 पॉइंट याद कर लेना। पहला, भारत में औद्योगिक उत्पादन पर वर्चस्व रखने वाले यूरोपीय प्राधिकारियों एजेंसियों की कुछ खास तरह के उत्पादन में ही दिलचस्पी थी, खास तौर पर उन चीज़ों के लिए जो निर्यात की जा सके। जो यूरोप की एजेंसी थी ना बेटा, वो हर चीज़ के लिए नहीं कहती थी भारतीय उद्योगों को, केवल कुछ चीज़ों के लिए इजाज़त देती थी। उनमें भारत के बेचने, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, नील, जूट, खनन उत्पाद। तो आपको ना पूरा पॉइंट याद नहीं करना, बस ये याद कर लेना। जो यूरोपीय एजेंसी थी वो भारतीय व्यापारी को मजबूर करते थे वो केवल इन्हीं चीज़ों को खरीदे, चाय, कॉफ़ी, नील, जूट, खनन, क्योंकि वो ये जो चीज़ें थी ना वो यूरोपीय एजेंसियों को चाहिए था। भारतीय व्यवसायियों ने वे उद्योग लगाए जो मैनचेस्टर उत्पाद से प्रतिस्पर्धा नहीं करते थे, यानी भारतीय उद्योगों ने ऐसे उद्योग लगाए जो मैनचेस्टर जैसे उत्पादों से कंपटीशन नहीं कर पाती थी। उदाहरण के लिए धागा, जो कि आयात नहीं किया जाता था, तो कपड़ों के बजाय धागे का उत्पादन किया गया। तो कपड़ा ना बनाकर धागे का उत्पादन करने लगे भारतीय उद्योगपति। जो भारतीय व्यवसायी थे वो कपड़ा ना बनाकर धागे का उत्पादन करने लगे, क्योंकि कपड़े का मुकाबला मैनचेस्टर से वो नहीं कर सकते थे, उन पे मशीनें थी, उनकी कीमत कम होती थी। लेकिन धागे का उत्पादन किया, क्योंकि धागे उत्पादन करने के लिए कोई साधन नहीं था यूरोपियों के पास या इंग्लैंड वालों के पास, तो धागे का उत्पादन करने लगे। 20वीं सदी के पहले दशक में भारत में औद्योगिकरण का ढर्रा बदल गया। स्वदेशी आंदोलन लोगों को विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए प्रेरित किया। आपको याद होगा गांधी जी ने किया था, स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया तो लोग जो थे विदेशियों के जो चीज़ें थी वो जलाने लगे। इस वजह से भारत में कपड़ा उत्पादन शुरू हुआ, तो भारत अपना खुद का कपड़ा बनाने लगा। आगे चलकर चीन को धागे का निर्यात घट गया। इस वजह से भी धागा उत्पादक कपड़ा बनने लगा। 1900-1912 के बीच सूती कपड़े का उत्पादन दोगुना हो गया था, क्योंकि जो भारतीय लोग थे वो विदेशी कपड़ों का विरोध कर रहे थे गांधी जी के आंदोलन के कारण, तो इसलिए सूती कपड़ों की जो मांग थी वो बढ़ने लगी, उसका उत्पादन दोगुना हो गया। प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में औद्योगिक उत्पादन से तेजी से बढ़ाया। जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो भारत में औद्योगिक उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ने लगा। नई फैक्ट्रियों की स्थापना की गई, क्योंकि ब्रिटिश मिलें युद्ध के लिए उत्पादन में व्यस्त थी। तो जो नई फैक्ट्रियां थी, नई फैक्ट्रियों की स्थापना की गई, क्योंकि ब्रिटिश जो थे वो अपने युद्ध में बिजी थे, वो युद्ध से बनी हुई चीज़ों को उत्पादन कर रहे थे। तो भारतीय उद्योगों का विकास हुआ उसकी वजह से, पहले विश्व युद्ध के कारण। ना एक पॉइंट आपको ये याद कर लेना है कि भारतीय व्यापारियों ने 17वीं सदी के अंत में उद्योग स्थापित करना शुरू किया और 20वीं शताब्दी के पहले दशक में परिवर्तनों की एक श्रृंखला ने औद्योगिकरण के प्रस्ताव को प्रभावित किया। देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि 20वीं सदी के शुरुआत में औद्योगिकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक थे, यानी वो कौन कौन से कारक थे जिसने भारतीय उद्योग को प्रभावित किया था 20वीं सदी के शुरुआत में। तो एक तो स्वदेशी आंदोलन, जो स्वदेशी आंदोलन था वो मजबूत हो गया था और राष्ट्रवादी नेताओं ने लोगों से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए आग्रह किया। तो जो नेता थे वो कहते थे कि आप विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करो, देश की बनी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल करो, तो वो देश की वस्तुओं का यूज़ करने के लिए आग्रह करते थे नेता। तो एक आपसे पूछेगा औद्योगिकरण को प्रभावित करने वाला कारक, तो पहला कारक है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन में नेताओं ने रिक्वेस्ट करा लोगों से कि आप स्वदेश में बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करो ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले।
भारतीय उद्योगपतियों ने सूती कपड़ा उत्पादन शुरू किया। भारत के जो उद्योगपति थे उन्होंने खुद भी सूती कपड़ा उत्पादन शुरू करवा दिया। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में ब्रिटिश मिलें सेना के लिए माल का निर्माण करने में व्यस्त थी। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो ब्रिटिश की जो मिलें थी वो सेना के लिए सामान बना रही थी। तो उस समय भारतीय मिलों को मौका मिल गया कि वो अपने लिए या अपने देश को सुधारने के लिए काम कर सकते थे। भारत के उद्योगपति धागे की बजाय कपड़ा बनाने लगे। अब वो पहले धागा बनाते थे, लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध चलने लगा और ब्रिटिश की जो मिलें थी वो सेनाओं के लिए कपड़े बनाने लगे, तो फिर भारत के उद्योगपति ने धागे की बजाय अपना कपड़ा बनाना शुरू कर दिया। चीज भेजे जाने वाले भारतीय धागे के निर्यात में भी कमी आने लगी थी। चीनी बाजारों में चीन और जापान की मिलों के उत्पादन छा गए थे। वहीं चीनी बाजार में बात करें तो चीन और जापान की मिलों के जो उत्पाद थे वो छा गए थे पूरी तरह से। युद्ध की आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए नए कारखाने स्थापित किए। अब युद्ध के आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, यानी सेनाओं के सामान को बनाने के लिए नए कारखाने बनाए गए। इससे भारतीय औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई। इससे भारत के जो उत्पादन थे वो बढ़ने लगे। युद्ध के पश्चात मैनचेस्टर अपनी पुरानी स्थिति पाने में असमर्थ रहे। यानी जब युद्ध खत्म हुआ तो मैनचेस्टर जो बहुत ज़्यादा सामान बना रहा था, कपड़े वगैरह बना रहे थे, वो अपनी पुरानी स्थिति में आने में असमर्थ रहा और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था का पतन हो चुका था। यानी ब्रिटेन जो एक हब था, एक सेंटर था पूरे इंडस्ट्रियलाइजेशन का, वो अब खत्म होने लगा क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश को बहुत ज़्यादा झटका लगा था। लघु स्तरीय उद्योगों का प्रबल होना। इधर जो छोटे स्तर के उद्योग थे, लघु स्तरीय उद्योग, ये ज़्यादा मजबूत होने लगे थे। बड़े उद्योग मुख्य रूप से बंगाल और बॉम्बे में स्थित थे। बड़े उद्योग केवल दो ही जगह थे, बंगाल और बॉम्बे में। अर्थव्यवस्था का केवल एक छोटा सा खंड बनाते थे वो। पूरे अर्थव्यवस्था का केवल छोटा सा पार्ट ही बड़े उद्योगों का था। देश के बाकी हिस्सों में लघु स्तरीय उत्पादन का प्रबल होना जारी था। यानी जो छोटे छोटे इंडस्ट्री थे वो डेवलप कर रहे थे। 20वीं सदी के दौरान हाथ से होने वाले उत्पादन में वृद्धि हुई। यानी हाथ से बनी हुई चीज़ों का मांग बढ़ने लगी, उसके उत्पादन में वृद्धि हुई। सस्ते मशीन निर्माण धागे ने 19वीं सदी के में कताई उद्योगों को खत्म कर दिया। तो जैसे जैसे मशीन निर्मित हो गए धागे बनाने के लिए, तो जो कताई उद्योग था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था। लेकिन अनेक समस्याओं के बावजूद भी बुनकर अपना व्यवसाय चलाते थे। लेकिन बहुत सारी समस्याओं के बावजूद भी जो बुनकर थे, जो धागे बनाते थे, वो जैसे तैसे अपना व्यवसाय चला रहे थे। 20वीं सदी के दूसरे दशक तक आते आते बुनकर फ्लाई शटल वाले करघों का प्रयोग करने लगे थे। यानी जब 20वीं सदी की शुरुआत हुई तो जो बुनकर थे उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू करने दिया था, वो था फ्लाई शटल। इनके करघों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था, जिससे कारीगरों की उत्पादन क्षमता बढ़ी थी और ज़्यादा उत्पादन कर पा रहे थे वो। कुछ बुनकर मोटा कपड़ा बनाते थे, जबकि कुछ महीन किस्म के कपड़े बुनते थे। कुछ बुनकर मोटे कपड़े बनाते थे, कुछ महीन किस्म के कपड़े बनाते थे। मोटे कपड़े को मुख्य रूप से गरीब ही खरीदते थे। तो जो मोटे कपड़े थे वो गरीब लोग खरीदते थे, क्योंकि पतले कपड़े महंगे होते थे। अच्छी किस्म के कपड़े को अमीर परिवार के लोग खरीदते थे। अकालों से बनारसी और या बलूचरी साड़ियों की बिक्री पर असर नहीं पड़ता था। जब अकाल वगैरह पड़ते थे तो उस समय जो बनारसी साड़ी थी उन पर कोई असर नहीं पड़ता था, क्योंकि वो अमीर लोग ही खरीदते थे। मिल विशेष प्रकार की बुनाई की नकल नहीं कर सकते थे। जो विशेष प्रकार की बुनाई होती थी, यानी हाथों से जो बुनाई होती थी, उसकी नकल नहीं कर सकते थे। उस समय की टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप्ड नहीं थी। तो इस टॉपिक में हमने पढ़ा कि जो छोटे लेवल की इंडस्ट्री थे, बड़े उद्योग केवल दो ही जगह थे, बंगाल और बॉम्बे में। और जो लघु स्तरीय उत्पादन था वो बहुत मजबूत हो रहा था। 20वीं सदी के दौरान हाथ से बने हुए चीज़ों के उत्पादन की बहुत ज़्यादा डिमांड बन गई। जब मशीन से बनने वाले धागे आ गए तो कताई उद्योग लगभग खत्म हो गया। लेकिन जैसे तैसे बुनकर अपना काम चला रहे थे। जैसे तैसे 20वीं सदी के दशक दूसरे तक आते आते बुनकर फ्लाई शटल का इस्तेमाल करने लगे, जिससे उनका उत्पादन बढ़ा। कुछ मोटे कपड़े बनते थे, कुछ पतले कपड़े बनाते थे। पतले कपड़े महंगे होते थे, तो केवल जो मोटे कपड़े होते थे गरीब लोग खरीदते थे। अच्छी किस्म के कपड़े अमीर परिवार लोग खरीदते थे। अकालों का बनारसी साड़ों की बिक्री पर कोई असर नहीं पड़ता था। और विशेष प्रकार की जो बुनाई होती थी हाथों से, उसकी नकल नहीं कर सकते थे टेक्नोलॉजी उस समय की। वस्तुओं के लिए बाजार कैसा था? तो आपको इसमें याद करना है कि विज्ञापन, लेबलिंग और कैलेंडर का उपयोग ब्रिटिश और भारतीय दोनों उत्पाद को लोकप्रिय बनाने के लिए किया जाता था। तो जो अपने माल को बेचने के लिए विज्ञापन करते थे, लेबलिंग करते थे, वो लोग कैलेंडर का इस्तेमाल करते थे। ब्रिटिश लोग और भारतीय व्यापारी दोनों इस्तेमाल करते थे लोकप्रिय बनाने के लिए। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, होर्डिंग का उत्पादकों द्वारा अपने बाजार का विस्तार करने के लिए उपयोग किया जाता था। तो वो लोग समाचार पत्रों का इस्तेमाल करते थे, पत्रिकाओं का इस्तेमाल करते थे, होर्डिंग का इस्तेमाल करते थे अपने माल को बेचने के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए।
विज्ञापन उत्पादकों को जरूरी और आवश्यक बनाते थे। तो जो विज्ञापन होता है वो उत्पाद को, किसी भी वस्तु को लोगों को बताता है कि वो आपके लिए जरूरी है और आवश्यक है। तो जो विज्ञापन होते हैं वो उत्पादों को जरूरी और आवश्यक बनाते हैं। औद्योगिक युग की शुरुआत से ही विज्ञापन ने नई उपभोक्ता संस्कृति को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो जब से औद्योगिक युग शुरू हुआ है तब से विज्ञापन ने उपभोक्ताओं को नई संस्कृति विकसित करी है, जिसमें आप कहते हैं प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं, आपने सुना होगा। तो प्रचार होना शुरू हो गया चीज़ों का अलग अलग माध्यमों से, लेबलिंग द्वारा, कैलेंडर द्वारा, विज्ञापन द्वारा, पत्रिकाओं, होर्डिंग। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते थे अपने सामान को बाजार में लाने के लिए। भारत में विज्ञापन के आरंभिक चरण। तो भारत में जब विज्ञापन होते थे स्टार्टिंग में वो कैसे होते थे? जब मैनचेस्टर के उद्योगपतियों ने भारत में कपड़ा बेचना शुरू किया, उन्होंने कपड़े पर मेड इन मैनचेस्टर का लेबल लगाना शुरू किया। तो जब मैनचेस्टर अपना माल भारत में बेचते थे तो वो लेबल लगाते थे मेड इन मैनचेस्टर। कभी कभी भारतीय देवी देवताओं जैसे कृष्ण, सरस्वती की छवियां भी इन लेबलों पर प्रयोग में लाई जाती थी ताकि लोग जो है वो इमोशनली रूप से जुड़ जाएं। 19वीं सदी के अंत में निर्माता अपने उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए कैलेंडर मुद्रित कर रहे थे। तो अपने चीज़ों को ज़्यादा लोकप्रिय बनाने के लिए वो कैलेंडर छापते थे, क्योंकि कैलेंडर उन लोगों द्वारा भी उपयोग किया जाता था जो पढ़ नहीं सकते थे। तो कैलेंडर के अंदर अपना प्रचार करते थे। नहीं, कैलेंडर छपवा दिया और नीचे अपना, आप देखते हो ना कैलेंडर छपता है, नीचे अपना प्रचार होता है। तो कैलेंडर छपवाते थे जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी और लोगों को फ्री में देते थे ताकि वो अपनी वस्तुओं को प्रचार कर सके। देवी देवताओं की छवियों के अतिरिक्त कभी कभी विज्ञान और कैलेंडर के में महत्वपूर्ण व्यक्तियों, सम्राटों और नवाबों का इस्तेमाल भी किया जाता था। देवी देवताओं की छवियों के अलावा विज्ञापन में वो लोग कैलेंडर में महत्वपूर्ण व्यक्तियों का, सम्राटों का, नवाबों का भी इस्तेमाल करते थे अपने प्रचार के लिए। विज्ञापन स्वदेशी के राष्ट्रवादी संदेश का एक वाहक बन गया था। विज्ञापन जो था वो राष्ट्रवादी संदेह का भी एक तरीका बन गया था जो उत्पादन की गुणवत्ता की गारंटी देता था। यानी उत्पादन को जोड़ दिया गया राष्ट्रवादी से ताकि पता लग सके कि ये जो हमारा उत्पादन चीज़ है उसकी गुणवत्ता बहुत ज़्यादा है, उसमें राष्ट्रवादी चीज़ ऐड कर दी। तो विज्ञापन ने स्वदेशी के राष्ट्रवादी संदेश का एक वाहक बन गया था जो उत्पादन की गुणवत्ता को गारंटी देता था। तो ये था बच्चों आपका कंप्लीट ये चैप्टर, ये पूरा कंप्लीट आपका रिवीजन है। इसे 2-3 बार पढ़ लेना क्योंकि चैप्टर ये हम रिवीजन कर रहे हैं। मेन टॉपिक, मेन चैप्टर मैं आपको बाद में कराऊंगा। ये सिर्फ रिवीजन वीडियो है उन बच्चों के लिए जो पेपर से पहले चाहते हैं कि एक बार सारा टॉपिक उनके दिमाग में बैठ जाए। तो वीडियो को ना 1 से 2 बार देख लेना क्योंकि चैप्टर ये थोड़ा हार्ड है, तो 1 से 2 बार जरूर देख लेना, तब आपके दिमाग में बैठ जाएगा, फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद सभी को। मिलता है नेक्स्ट चैप्टर के रिवीजन क्लास में।